हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल पे। और जैसे कि आप जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इकोनॉमिक सर्वे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में रख दिया है। तो भाई अगर रख दिया है और आ चुका है तो इसका मतलब है कि एज अ स्टूडेंट, एज एन एस्पिरेंट, अब आपको ये सर्वे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये सर्वे अपने आप में ही मोर देन 700 पेजेस का है और इतने बड़े सर्वे को डिटेल में कवर करना चैप्टर बाय चैप्टर एक बहुत ही टीडियस वर्क है। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपके लिए हम यहाँ पर छोटे छोटे पोर्शंस में इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे को ब्रेक डाउन करेंगे। हर एक पोर्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ये वीडियो 2 पार्ट में बनाई जाएगी। आज हम आपके साथ पार्ट 1 पे डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक सर्वे के कुछ इनिशियल 8 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। वो इनिशियल 8 चैप्टर्स किन किन चीज़ों के बारे में बात करते हैं और फिर जो रिमेनिंग 7 पॉइंट्स है वो हम लोग अपने सेकेंड पार्ट में करेंगे। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, दोनों पार्ट्स को देखिएगा, जिससे आपको इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से समझ में भी आ जाए और साथ ही साथ आपको ये समझ में आ जाए कि एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन बनता है तो आप उसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी इकोनॉमिक सर्वे की ये पहला पार्ट। सबसे पहली बात ये आती कि जब हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या इकोनॉमिक सर्वे के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी मेंशन है। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इकोनॉमिक सर्वे के बारे में कोई बात करी गई है, तो ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात नहीं करी गई है। बजट के बारे में डेफिनेटली आर्टिकल 112 जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके बारे में बात करी गई है, बट सर्वे के बारे में कोई बात नहीं करी गई है। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि जब हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये सर्वे को प्रेजेंट कौन करता है और प्रिपेयर कौन करता है। तो देखिए इस बात को समझिए कि हर साल इकोनॉमिक सर्वे 31 जनवरी को पब्लिश किया जाता है, बट 2026 में ये सर्वे 29 फरवरी को ही पब्लिश कर दिया गया। और यहाँ पर इस इकोनॉमिक सर्वे को बनाने की जो जिम्मेदारी है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक बॉडी है जो उसके ऊपर काम करती है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र और उनकी पूरी टीम इसके ऊपर काम करती है और फाइनली फाइनेंस मिनिस्ट्री इस इकोनॉमिक सर्वे को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर प्रेजेंट करते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा में प्रेजेंट होने के बाद सर्वे के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन पूरे नेशन को दी जाती है। सर्वे हमें बताता क्या है? सर्वे हमें यह बताता है कि पिछले बीते साल के अंदर भारत देश के अंदर या देश के अंदर उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी रही थी, उसने कहाँ पर खर्चा किया, उसने कितनी कमाई करी, उसने कौन से सेक्टर्स के ऊपर फोकस किया, वो सारी डिटेल इंफॉर्मेशन एक इकोनॉमिक सर्वे के अंदर मेंशन होती है। और इसीलिए एज एन एस्पिरेंट आपके लिए पढ़ना भी ज़रूरी हो जाता है। तो अब हम लोग, ये तो आपने बेसिक देख लिया कि इकोनॉमिक सर्वे मेंशन है या नहीं है और कैसे कौन इसको प्रेजेंट करता है, लेकिन अब आपको थोड़ा इसमें डीप डाइव जाना पड़ेगा। अब आपको पढ़ना पड़ेगा कि इकोनॉमिक सर्वे में जो डिटेल में 15 चैप्टर्स हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो चलिए अपना सबसे पहला चैप्टर हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो पॉइंट है वो है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, मतलब इस समय पूरे भारत राज्य की स्थिति क्या है उसको हमें समझना है। तो पहला जो सबसे पहला इकोनॉमिक सर्वे का पोर्शन है वो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी की बात करता है। इस समय जो पूरे दुनिया की पॉलिसीज हैं या पूरे दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो किन चीज़ों के ऊपर डिटरमाइंड है, वो इस समय सिक्योरिटी और पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर कंसिडर करी जा रही है। क्या मतलब है इस चीज़ का? आप जानते हैं कि इस समय वर्ल्ड में यूएस, रशिया, यूक्रेन, इजराइल, चाइना जैसे जो देश हैं वो इस समय कहीं ना कहीं इस सिक्योरिटी पावर को लेकर उस पावर टसल में चल रहे हैं। यूएस का अपना इशू चल रहा है, चाइना का अपना इशू चल रहा है। तो ग्लोबल पॉलिसीज पूरे विश्व में जैसे शेप हो रही हैं, अब वो सिर्फ और सिर्फ ये 2 पैरामीटर्स पे कंसिडर हो जा रही हैं कहीं ना कहीं, वो है सिक्योरिटी और पॉलिटिकल कंसिडरेशन। साथ ही साथ यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के इंटेंसिफाई होने की वजह से यहाँ पर
इंडिया की इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट है। आप जानते हैं, अगर हम ये बोले कि रशिया और यूक्रेन के वॉर से, या इजराइल और फलस्तीन के वॉर से, या ईरान के साथ जो सैंक्शंस चल रहे हैं उससे इंडिया को क्या फ़र्क पड़ता है? अरे बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। रीज़न है क्योंकि हम भी एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ही रहते हैं, तो दुनिया में कहीं पर भी अगर कुछ हो रहा है तो उसका एक इम्पैक्ट इंडिया पे भी देखने को मिलता है। दूसरा फैक्टर जो बहुत क्रिटिकल टर्म इन्होंने इस्तेमाल करी है सर्वे में, वो है एनर्जी एंड फिनेंस वेपनाइजेशन। जैसे आप जानते हैं कि यूएस इस समय एनर्जी को एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वो बोल रहा है कि जो क्रूड ऑयल है उसको मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं इंडिया को भी नहीं दूंगा। वेनेजुएला पे उसने, आपने देखा है ना कि कैसे उसने अपना बेस वहाँ पे बना लिया है कि मैं यूएस जो है वो क्रूड ऑयल ना तो इंडिया को देगा, ना रशिया को देगा, ना चाइना को देगा। क्यों? क्योंकि वो उसको एज अ वेपन इस्तेमाल करना चाहता है। साथ ही साथ किसी भी देश की इकोनॉमी उसके एक्सपोर्ट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। कितना सामान है, कितने ऐसे गुड्स हैं जिनको हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जिन्हें हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। पैरेलली फ्री ट्रेड को लेकर आज के समय पे बहुत सारे देश स्केप्टिक हैं कि भाई क्या फ्री ट्रेड होगा या नहीं होगा। आगे के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया ने ऐसे 8 देश हैं जिनके साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करा है, और बहुत से ऐसे देश हैं जिनके साथ अभी वो इस नेगोशिएशन में है फ्री ट्रेड को। लेकिन कहीं ना कहीं ये स्केप्टिज्म अभी भी बरकरार है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर क्या होगा। और फिर कंपटीशन, और जिसकी बात अक्सर हमने भी यहाँ पर करी है, वो है क्रिटिकल मिनरल्स। जिस देश का कंट्रोल क्रिटिकल मिनरल्स पे होगा वो दुनिया का बादशाह होगा। तो ये क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं, इनका जो कंपटीशन है, ये अपने आप में किसी भी देश की इकोनॉमी को बहुत सिवियरली अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला स्टेज जो है वो हमें यहाँ से समझ में आता है। और साथ ही साथ हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे ये भी बात कह रहा है कि यहाँ पे जो इंडिया का ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो कहीं ना कहीं 6.8% से लेकर 7.2% के बीच में हमें देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो ये जो ब्रैकेट है वो हमें देखने को मिल रहा है 6.8 to 7.2% के बीच में फाइनेंशियल ईयर 2026-7 के अंदर ये हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट हो सकता है। अब देखिए ये प्रोस्पेक्टिव्स हैं, ये कितने आगे जाते हैं वो हमें समय के साथ साथ ही पता चलेगा। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये भी हमें पता चलता है कि इंडिया की ग्रोथ के पीछे यहाँ पे सबसे पहले 2 फैक्टर्स हैं, एक है प्राइवेट कंजम्पशन और दूसरा है इन्वेस्टमेंट। आप जानते हैं कि दुनिया भर में इस समय क्या स्थिति है। इन्फ्लेशन अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर सबसे कंट्रोल्ड अमाउंट के अंदर इस समय इन्फ्लेशन रहा है, या फिर हम बोले कि हमारे यहाँ पर उस तरीके की स्थिति नहीं बनी जैसे दुनिया के अलग अलग देशों में बनी है। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है, वो है जिसको हम अक्सर कई बार क्रिटिसाइज भी करते हैं, वो है हमारी कंट्री की पॉपुलेशन। क्योंकि भारत देश अपने आप में ही दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, वहाँ पे डोमेस्टिक कंजम्पशन ही इतना ज़्यादा है कि वो इंडिया की ग्रोथ को प्रोग्रेसिव बना रहा है। तो प्राइवेट कंजम्पशन 2026 फाइनेंशियल ईयर के अंदर 61.5% तक का है, और जब लोगों की कमाई होगी तो डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर हमारे को 30% तक देखने को मिल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप रियल ग्रॉस वैल्यू देखेंगे तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज, इन सभी सेक्टर्स के अंदर ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से आपको देखने को मिलेगा। तो 9.1% तक का हमें सर्विसेज सेक्टर में भी देखने को मिला है, 6.2% फाइनेंशियल ईयर 26 में, और एग्रीकल्चर में 3.1 जो पहले के कंपैरिजन में कम है, 25 के कंपैरिजन में कम है। अब कौन से ऐसे रिफॉर्म्स हैं जिन्होंने इंडिया की जीडीपी को 7% तक यहाँ पर पुश करने के ऊपर काम किया है? तो देखिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंटली दैट इज कैपेक्स, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरकार ये बोल रही है कि भाई अब हम खर्चा करेंगे तो ऐसी चीज़ों पे खर्चा करेंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स पे खर्चा नहीं करेंगे, हम पेंशन्स में, सैलरीज में, इन पे खर्चा नहीं करेंगे, हम ऐसी चीज़ों पे खर्चा करेंगे जो हमें लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू जनरेट करके दे। हम इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, ऐसी चीज़ों पे खर्चा करेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि जॉब्स, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो भी कहीं ना कहीं अब कम होती चली जा रही हैं। गवर्नमेंट ने पेंशन जो है उसको रिमूव कर दिया है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अपने खर्चे को कम करना चाहती है और अपनी रेवेन्यू को बढ़ाना चाहती है। तो अगर 7% तक का जीडीपी
पोटेंशियल पे जाना है तो उसके लिए सस्टेन्ड कैपेक्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, लॉजिस्टिक्स के ऊपर काम करा जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर लेबर कोड्स लाए गए हैं, स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी पे काम करा जाएगा, स्किल्स प्रोवाइड करवाई जाए, पैरेलली डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेन होना, डिजिटल कनेक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोगों को डिजिटल ग्राउंड्स पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो देखिए ये हम लोगों ने इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो आपके फर्स्ट स्टेट ऑफ इकोनॉमी में थे उसको हमने यहाँ पे कवर करा है। जो सेकंड यहाँ पर पोर्शन है वो बात करता है फिस्कल डेवलपमेंट के बारे में, मतलब कहीं ना कहीं फिस्कल पॉलिसी के बारे में। और आप जानते हैं कि फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है जहां पर सरकार कोशिश करती है कि हम किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करेंगे, जहां पर उसके दो ही चीज़ें होती हैं, एक उसका एक्सपेंडिचर और एक उसकी इनकम। और यहाँ पे तो सरकार कह ही रही है कि भाई हम अपने खर्चों को कम करना चाहते हैं और अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि गवर्नमेंट ने ये बोला है कि फिस्कल पॉलिसी हमारी मैक्रो इकोनॉमी के अंदर भी स्टेबिलिटी ला रही है और उसकी वजह से इकोनॉमी, इन्वेस्टर्स को, जो दूर दराज बैठे हुए दूसरी कंट्री में इन्वेस्टर्स हैं जो हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको भी इस चीज़ का कॉन्फिडेंस दे रही है। पिछले बीते इतने सालों में 2020 से 2026 में अगर आप देख लें तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो रिड्यूस होकर 4.4% पे आ चुका है, विच इज़ अ मेजर डिफरेंस, ठीक है ना। और प्राइमरी डेफिसिट भी सिर्फ और सिर्फ 0.8% का बचा है, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे इंडिया की जो रेटिंग है, मॉर्निंग स्टार ने, S&P में, RNI जापान ने इस इंडिया की जो रेटिंग है उसको बेटर बना दिया। और जब किसी देश की रेटिंग बेहतर होती है तो इसका मतलब ये होता है कि उस देश में इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी। US में बैठा हुआ इंसान, दुबई में बैठा हुआ इंसान ज़रूर चाहेगा कि वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि सबसे पहले वो भी इन रेटिंग्स को चेक करता है कि क्या यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट करना सेफ भी है या नहीं है। सो ये भी हमारे सामने एक फिस्कल पॉलिसी के तहत पे हमें दिखने को मिलता है। लेकिन इसमें क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू इसको हम लोग कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम अपने रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं और अपने खर्चों को कम कर रहे हैं। सबसे पहली बात आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए जब 2016 में गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन करा तो गवर्नमेंट का एक अंदाज़ा था कि डीमोनेटाइजेशन करने के साथ जितना भी ब्लैक मनी है वो सिस्टम से बाहर हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ कि लोगों ने अपना वो पैसा जो था वो बैंकिंग सिस्टम के अंदर डाल दिया। सरकार को लगा कि मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपए हैं और वो ब्लैक मनी का पैसा है तो लोग उसको सिस्टम से बाहर कर देंगे और गवर्नमेंट के पास वो डायरेक्ट पैसा आ जाएगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। भाई ये हिंदुस्तान है, लोग यहाँ बहुत होशियार हैं, बहुत तेज़ हैं, तो उन्होंने उस पैसे को ही कहाँ पर लेकर आ गए, उसे बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही लेकर आ गए। और कभी अपने घर के हाउस हेल्पर के नाम पे, कभी किसी के नाम पे उन्होंने अकाउंट खोल के 2.5 लाख रुपए डलवाने शुरू कर दिए। तो यहाँ पर वो पैसा एक्चुअली में रोटेट होकर कहाँ पे आ गया, फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। लेकिन अब ब्लैक मनी तो गायब हुआ नहीं, लेकिन अब क्या करा जाएगा, गवर्नमेंट ने बोला जब वो सिस्टम के अंदर पैसा आ गया तो भाई बैंक अकाउंट में हर एक का आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तो पता चल गया कि किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। और जब पता चल गया कि कितने पैसे हैं तो लोग टैक्स लायबिलिटी के अंडर आ गए। तो आप एक चीज़ को देखेंगे कि यहाँ पर प्री पैंडेमिक अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 52% लोग थे, 2016 में तो हुआ था, और उससे भी कम था 2016 में, जो लोग पहले टैक्सेस भरते थे। और अब फाइनेंशियल ईयर 2025 में 59% तक जो पॉपुलेशन बेस है वो इस समय टैक्सेस की भागीदारी बन चुकी है। ये मैं आपको अभी डायरेक्ट टैक्सेस का बता रही हूँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग है। ओके, तो गवर्नमेंट का ये बोलना है कि क्योंकि हम लोगों ने इस तरीके के मेजर्स को इस समय उठाया है जिससे डायरेक्ट टैक्सेस की स्लैब के अंदर भी अब काफ़ी बड़ा सेक्शन है और इससे हमारी इनकम बढ़ गई है, क्योंकि अब टैक्सेस का कलेक्शन ज़्यादा होने लग गया है। जीएसटी तो होता ही है, वो तो इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन अब डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन भी हमारा ज़्यादा होने लग गया है, लेकिन मेजरली फ्रॉम इनकम टैक्स। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स तो बीच में उन्होंने थोड़ा कम भी किया था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनकम टैक्स यहाँ पे 6.9 करोड़ से बढ़कर अब 9.2 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स जो हैं वो पहले 6 अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ लोग होते हैं, अब 9.2 करोड़ के आसपास हैं जो इनकम टैक्स फाइलिंग करते हैं। ठीक है ना, तो टैक्स एक बहुत मेजर रीज़न है जो हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर तो वो है GST 2.0।
अभी कुछ महीने पहले ही सरकार ने बोला कि हम जीएसटी 2.0 लेकर आएंगे। जो जीएसटी 1.0 था उसके अंदर मल्टीपल स्लैब्स होते थे जो बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी क्रिएट करते थे। अब इन्होंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड मैनर बना दिया। इन्होंने कहा अब 2 ही स्लैब्स है, 18%, 5%, 18% स्टैंडर्ड, 5% मेरिट एंड 40% फॉर द सिन गुड्स। ठीक है ना। अब इस स्लैब का असर क्या होगा? इस स्लैब का असर ये है कि यहाँ पे जो कंजम्पशन है वो सिंप्लीफाई हो गई और ज़्यादा बूस्ट भी हुई, और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी बूस्ट देखने को मिल रहा है। तो ये 2.0 कहने के लिए तो है कि सामने वाले इंसान को, सामने वाली जनता को या कंज्यूमर को हमने बेनिफिट दिया, बट एक्चुअली में इससे गवर्नमेंट का अपना खुद का टैक्स बेस भी बढ़ता है, उसकी रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ती है, और जब उसकी रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगी तो डेफिनेटली वो ज़्यादा बेहतर बेनिफिट्स भी अपने देश में लोगों को प्रोवाइड करवा पाएंगे। ठीक है ना। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि ये भी बताया गया है कि जो गवर्नमेंट की अफेक्टिव कैपेक्स है, अभी आपको बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो 2.7 से 4% तक बढ़ चुकी है, और साथ ही साथ जो स्टेट्स हैं उनको भी इंसेंटिवाइज करा जा रहा है कि भाई अपनी जो कैपेक्स है उसे एटलीस्ट 2.4% ऑफ जीडीपी तो रखो ही रखो, आपको उसमें इंसेंटिव दिया जाएगा। तो स्टेट्स को भी उस चीज़ के लिए मोटिवेट करने के ऊपर काम किया जा रहा है। तो ये हम लोगों ने सेकेंड फिस्कल पॉलिसी के बारे में भी पढ़ लिया है ना। तो आई गेस आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रहा होगा, पहले 2 चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर पे। इकोनॉमिक सर्वे का जो 3rd चैप्टर है वो बात कर रहा है मॉनेटरी मैनेजमेंट के बारे में, दैट इज सिंपली मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। अब हम जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन मैनेज करता है? हमारी कंट्री के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी मैनेज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राइट। और मैनेज करने के उसके पास अलग अलग टूल्स होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव टूल, एक होता है क्वालिटेटिव टूल। अपने क्वांटिटेटिव टूल के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सभी टूल्स के थ्रू यहाँ पर इसको मैनेज करने की कोशिश करता है, करेक्ट। तो यहाँ पर RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी और क्वांटिटेटिव टूल्स का भी इस्तेमाल करता है, यहाँ पे उसका इस्तेमाल करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो बैंक्स हैं, मतलब रेपो रेट तो अपने कांस्टेंट ही चल रहे हैं, और ये भी डिसाइड करने के लिए जो कमेटी बनाई जाती है वो बनाई जाती है MPC कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, और इन 6 में से 3 मेंबर्स जो हैं वो गवर्नमेंट से होते हैं और 3 मेंबर्स जो है वो RBI से आते हैं, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी डिवाइस करी गई है, इस मॉनेटरी पॉलिसी को यहाँ पर, या मॉनेटरी पॉलिसी जो RBI जिसके थ्रू रेपो रेट और इन सबको कंट्रोल करती है, उसका पर्पस ही यही है कि वो हमारी इन्फ्लेशन को, हमारी मनी मार्केट को, मनी के सप्लाई को मार्केट के अंदर कंट्रोल कर सके। ठीक है ना। तो इसमें हमें ये देखने को मिला कि इस दौरान बैंक्स का क्रेडिट MSMEs के थ्रू बढ़ता ही गया है, वो स्ट्रॉन्ग रहा है, उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आई है। साथ ही साथ यहाँ पर जो स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनका जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, या फिर जो आपका नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो भी रिड्यूस हुआ है। आप देखिए 11.2% से रिड्यूस होकर 2.2% पे आ चुका है, और 6% से रिड्यूस होकर वो 0.5% पे आ चुका है। इसका क्या मतलब, ये फिगर्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो एक समय पे इतने ज़्यादा हो चुके थे, हमने ऐसे बहुत से केसेस सुने ना, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, है ना, जो देश का बहुत सा ऐसा पैसा था जो लेकर भाग गए। वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक की बैलेंस शीट को डर्टी कर देते थे। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अब बैंक्स भी उन टॉक्सिक बैलेंस शीट्स को क्लियर करने के ऊपर काम कर चुका है और अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को इस लेवल तक रिड्यूस कर चुका है, विच इज़ कमेंडेबल एक्चुअली, क्योंकि सिस्टम में पैसा वापस आएगा और वो देश के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास एक ग्रोथ आउटपुट की तरफ देखने को मिलता है। साथ ही साथ इंश्योरेंस सेक्टर, अब इंश्योरेंस सेक्टर में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो आज भी भारत में से बहुत से लोग होंगे जिनके पास लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होगी, लेकिन होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल प्रीमियम फाइनेंशियल ईयर 2025 में 11.9 लाख करोड़ रुपीस तक बढ़ चुका है।
ठीक है ना। और इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो रेगुलरली राइज कर रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि भाई अल्टीमेटली जो हेल्थ या जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उसका सारा खर्चा सिर्फ सरकार के ऊपर ना आए, क्योंकि प्राइवेट में जाएंगे तो इंश्योरेंस तो चाहिए होगी, तो वो खर्चा जो है वो सरकार के ऊपर बर्डन ना बढ़े, इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि भाई इंश्योरेंस सेक्टर का भी प्रीमियम्स यहाँ पर इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है ना। डेवलपमेंट जो है वो हमें और देखने को मिल रही है शेयर मार्केट में, स्पेसिफिकली 2020 के बाद पोस्ट कोविड शेयर मार्केट के अंदर और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स जिसको हम बोलते हैं आईपीओज, जब कंपनी पहली बार अपने आप को लिस्ट करवाती है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर तो वो क्या लेकर आती है? आईपीओ। जैसे नाइका, जोमैटो, पेटीएम, ये सब अपने आईपीओज लेकर आए। ठीक है, पहली बार जब ये स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को लिस्ट करवाया इन्होंने, तो हमें देखने को मिल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में भी कैपिटल मार्केट में भी ह्यूज स्केल में डेवलपमेंट दिखाई दे रही है। ठीक है ना। इसके अलावा गवर्नमेंट, और देखिए अगर सर्वे के अंदर किसी स्कीम के बारे में बात कर दी जाए तो वो हमारे लिए वैसी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको तो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, ये गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी। गवर्नमेंट ने सर्वे में ये बताया है यहाँ पर कि जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ये आज से 10 साल पहले लॉन्च हुई थी 2015 में, 10 साल बीत चुके हैं और यहाँ पर अक्टूबर 2025 तक 55.45 करोड़ लोन अकाउंट्स हो चुके हैं। ठीक है ना। इतना पैसा जो है वो डिस्बर्स हो चुका है। 69% जो माइक्रो लोन्स हैं वो ज़्यादातर महिलाओं को ही मिले हैं, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ही दिए गए हैं। और इसमें से 15.6 लाख करोड़ डिस्पर्स हुए हैं अक्रॉस 33.4 करोड़ अकाउंट्स में, जो SC, ST या फिर OBC और अदर माइनॉरिटी सेक्शन में आते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी है प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। अब ये स्कीम तब लॉन्च करी गई थी जब आया था कोविड, क्योंकि उस समय दिमाग में ये चीज़ ज़रूर थी कि भाई भारत देश के अंदर ऐसे बहुत सारे लोकल वेंडर्स हैं जिनका घर तभी चलता है जब वो लोकल वेंडिंग अपनी स्ट्रीट्स के ऊपर वो काम करते हैं। जैसे कोई चाय की स्टॉल लगाने वाला भैया है, कोई फास्ट फूड की स्टॉल लगाने वाला भैया है या कोई दीदी है, तो वो क्या है, वो बेसिकली उनको हमें माइक्रो लेवल पे क्रेडिट देना पड़ेगा जिससे वो सस्टेन कर सके। तो उसके लिए कौन सी स्कीम स्टार्ट हुई थी? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ठीक है, जिससे उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेसिकली इम्प्रूव हो सके। तो वहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग अमाउंट में क्रेडिट जो है वो डिलीवर किया गया है। तो ये हमने इनिशियल 3 पोर्शंस को स्टडी करा है। अब आते हैं हम अपने 4th सेक्शन पे, दैट इज अबाउट एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, द एक्सटर्नल सेक्टर विच इज प्लेइंग द लॉन्ग गेम। ठीक है, व्हाट डज दैट मीन? हमारे पास इंडिया में ऐसा क्या प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चर होता है जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप यहाँ पे समझेंगे तो इंडिया का जो मर्केंटाइज है, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं बड़ा है। एक्सपोर्ट कुछ सेक्टर्स के अंदर ग्रेजुअली हमारा यहाँ पे बड़ा है। हम बहरहाल इस समय ट्रेड के अंदर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में बात ज़रूर कर रहे हैं, बट इंडिया का एक्सपोर्ट के अंदर अब रुझान है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं वो विकसित भारत 2047, तो बहुत ज़रूरी है कि मेजर चीज़ें इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस हो, मैन्युफैक्चर हो और उनको फिर एक्सपोर्ट ही किया जाए। तो इंडिया का ट्रेड परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नॉन पेट्रोलियम, नॉन जेम्स, ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स के अंदर 2025 अप्रैल टू दिसंबर इंक्रीज हुआ है टू 371.9 US डॉलर इन बिलियन। ठीक है ना, 371.9 बिलियन डॉलर्स। ओके, तो ये काफ़ी ग्रेजुअल हमारे पास एक स्टीप राइज है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है ना, साथ ही साथ इंपॉर्टेंटली जो चीज़ यहाँ पर आती है हमारे लिए, इंडिया इस समय फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के लिए पुश कर चुका है। इंडिया ने यहाँ पर एक्सपेंशन की तरफ बात करी है, पार्टनरशिप में बात करी, और ऐसे 8 ऐसे देश हैं जिनके साथ इन्होंने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में बात करी है जो फाइनली हो चुके हैं अप्रूव। दैट इज इंडिया, मॉरिशस, UAE, ऑस्ट्रेलिया, EFT, UK, ओमान, न्यूजीलैंड, यूरोपियन यूनियन। इनके साथ नेगोशिएशंस जो है वो हो चुके हैं, कंक्लूडेड इन द पास्ट 5 years। और जिनके साथ अभी नेगोशिएशंस चल रहे हैं वो है ऑस्ट्रेलिया,
श्रीलंका CECA, पेरू, चिली, यूएस, यूरेशियन, कोरियन CEP एंड इंडिया, आसियान नेशन के साथ। ओके, अब ये आप CEPA बोले, उसे CEA बोले, ये बेसिकली फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में ही होता है, बस अलग कंट्री के साथ अलग अलग टर्मिनोलॉजीज को यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी हमारे सामने यहाँ पर आता है। ओके, ओवर द इयर्स हमारा जो मर्केंटाइज है वो भी यहाँ पर, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हमारा रिड्यूस हो चुका है टू 0.8% ऑफ द GDP फ्रॉम 1.3%, ठीक है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट होने का मतलब यही है कि हमारे जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है उनके डिफरेंसेस अब थोड़े कम हो रहे हैं, ठीक है ना। हम एक्सपोर्ट भी उतना कर पा रहे हैं क्योंकि इम्पोर्ट तो देखिए हमें करना ही पड़ेगा, हमारे पास ऑयल तो है नहीं, गोल्ड तो है नहीं, तो हमें इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा, बट उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अभी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कहाँ पर आ चुका है, 0.8% पर आ चुका है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है, एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस पर क्वेश्चन बनता भी है कि ऐसी कौन सी टॉप इकोनॉमीज हैं जहाँ पर डिजिटल इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए, ब्राज़ील, चाइना, मेक्सिको, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारी कंट्रीज, और फिर आप देखिए इंडिया, चाइना से भी ज़्यादा। सबसे ज़्यादा अगर किसी कंट्री में 2020 से 24 के बीच में डिजिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है तो वो है इंडिया, दैट इज $114 बिलियन, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट भी कैसा, ग्रीन फील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट। देखिए, दो तरीके की फील्ड्स होती हैं, एक होती है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रीन फील्ड, और एक दूसरी फील्ड होती है जिसे हम लोग कहते हैं ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड वो फील्ड होती है जहां पर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो से करा जाता है, स्क्रैच से करा जाता है, और ब्राउन फील्ड वो होती है जहां पे पहले से ही बेस होता है, बस उसके ऊपर फर्दर काम करना होता है, वहां पे बिल्कुल स्क्रैच से कुछ शुरू नहीं करना पड़ता। ओके, तो यहां पर जो ग्रीन फील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट है वो आपको देखने को मिलेगी कि पिछले उन 4 सालों के अंदर यहाँ पे $114 बिलियन तक की ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट इंडिया में इस समय हुई थी, जो काफ़ी देशों से काफ़ी ज़्यादा है। और किन किन सेक्टर्स में हुई है, डिजिटल सर्विसेज में, डेटा सेंटर्स एंड IT इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपको इसमें ज़रूर ध्यान रखना है। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें भी पता चलता है कि दुनिया का रुझान जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ अब बढ़ता भी गया है। सर्वे ये बताता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को फुली ऑपरेशनल कर दिया है, फुली अलाउ कर दिया है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी इंडिया में बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ी हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 में 64.7% तक ग्रॉस इनफ्लोज हमें देखने को मिले हैं। इंडिया इतनी मात्रा के अंदर अपने कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर पा रहा है, और यहाँ पे जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स है उनको रिकॉन्फिगर भी कर पा रहा है, ठीक है, जिसमें जियोपॉलिटिक्स, टैरिफ्स, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का एक अपना इम्प्रोमिनेंट फैक्टर है, लेकिन इंडिया उन सभी के बीच में एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, लार्ज मार्केट और स्टेबिलिटी भी शो कर रहा है। और स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स के ऊपर इंडिया यहाँ पर काम कर रहा है, जिसमें डिजिटल, सेमीकंडक्टर्स, डेटा सेंटर्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इंडिया प्रोग्रेसिवली काम करने के ऊपर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर सर्वे के दौरान हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उन्होंने इस चार्ट को दिखाकर भी यहाँ पे इस बारे में बात करी कि इंडिया पिछले 10 सालों में कहाँ से कहाँ प्रोग्रेस कर चुका है। 2015 में अगर आप देखेंगे तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व $341 बिलियन पे थे, और आज 2026 में 16 जनवरी 2026 में ये 701 तक पहुंच चुके हैं। तो आप सोचिए, इट इज़ मोर देन डबल, हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। साथ में अगर एक्सटर्नल डेट की बात करें तो 2015 में ये डेट जो बाहर से कर्जा लिया हुआ था वो 23.8% के आसपास कर्जा था हमारे ऊपर। आज वो कर्जा कम होकर 19.2% हो चुका है। ये सितंबर 2025 तक का डेटा है। इंपोर्ट कवर, इंपोर्ट कवर का मतलब होता है जहां पर मान लीजिए कि देश के अंदर कोई स्थिति खराब हो जाए और हमारे फाइनेंसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, या हम बोलें कि हमारे फॉरेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए,
तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास कितना पैसा है कि हम कितने महीने तक सस्टेन कर पाएंगे। जैसे एक बार हुआ था, जानते हैं आप, 1991 में जब हमारी स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तब हमारे यहाँ पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, रिफॉर्म्स आए थे, एलपीजी लेकर आना पड़ा था। तो आप सोचिए कि अब ये बता रहे हैं कि 2015 में हमारे पास सिर्फ 9 मंथ्स तक का कवर था कि हम बिना, अगर फाइनेंसेस में डिस्टर्बेंसेस भी आए तो हम 9 महीने तक फिर भी सामान इंपोर्ट कर पाएंगे, अपना पेमेंट्स कर पाएंगे। अभी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर तक का बफर है। एंड देन करंट अकाउंट डेफिसिट, वो तो नेगेटिव ही होगा क्योंकि डेफिसिट है, तो वो पहले जो -1.32% था वो अब रिड्यूस होकर -0.8% हो चुका है। तो इसका मतलब है कि हम एक्सटर्नल शॉक्स के लिए अब थोड़े से सिक्योर हैं। अब एक्सटर्नल शॉक्स होते भी हैं तो उसमें हम एटलीस्ट एक थोड़े स्टेबलाइज पोजीशन के अंदर हो सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद 4 चैप्टर्स हमने करे हैं सर्वे के अंदर, अब 5th के अंदर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है इन्फ्लेशन। और आप जानते हैं कि पूरे दुनिया की स्थिति 2025 में क्या रही है, ठीक है ना। ग्लोबल लेवल पर अलग अलग कंट्रीज के अंदर 2025 वाज अ ईयर जहाँ पे बहुत सारे देशों ने बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस भी देखी हैं, इन्फ्लेशन भी देखा है, एंड विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमी काफ़ी टर्मोइल उन्होंने देखा है। बट इंडिया इन सब चीज़ों के बावजूद भी अपने बैंडविड्थ पर सस्टेन्ड रहा, है ना। हमारा बैंडविड्थ कितना है, 4% ±2%, मतलब हमारा ब्रैकेट है कि हम 2% से 6% तक का इन्फ्लेशन ही झेल सकते हैं, ये हमारी बैंडविड्थ। अगर इससे ज़्यादा होता है तो भी बेकार है, और इससे भी कम हो गया तो वो भी सही नहीं है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 के बीच में हमारा जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो 1.7% तक ही रहा है, ठीक है ना, 1.7% तक ही रहा है। देखिए, 2 तरीके के बेसिकली बास्केट्स होती है, एक होती है जिसे हम लोग कहते हैं CPI और दूसरी होती है जिसे हम कहते हैं WPI। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो होता है जब कंज्यूमर जाके मार्केट से कोई भी सामान खरीदता है और उसमें जो भी पैसा आप देते हैं वो मार्केट में ऐड हो जाता है। मान लीजिए कि आप आज शॉप पे गए और शॉप से जाकर आपने कोई टीवी परचेज कर लिया, तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आएगा, ठीक है। लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, जब होलसेल के रिस्पेक्ट में बात करी जाती है, बल्क में बात करी जाती है। तो यहाँ भी जब भी इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है वो CPI पे करा जाता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल्ड मैनर में हमें देखने को मिला है। इंडिया में हाईएस्ट रिडक्शन रहा है हेडलाइन इन्फ्लेशन में, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1.8% तक का रिडक्शन रहा है विद रिस्पेक्ट टू दी अदर इकोनॉमीज, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे ऐसे क्वेश्चंस कई बार प्रीलिम्स के अंदर पूछे जाते हैं। साथ ही साथ फूड प्राइसेस में कंटिन्यूस डिक्लाइन है, और उस डिक्लाइन की वजह से ही हेडलाइन इन्फ्लेशन CPI कम रहा है। वेजिटेबल्स, फूड प्राइसेस, पल्सेस, इन सब का जो कॉस्टिंग थी वो रिड्यूस हुई है, और वो कॉस्टिंग के रिड्यूस, मेजर कमोडिटीज़ के रिडक्शन की वजह से ही हमारा जो इन्फ्लेशन था वो 1.7% के आसपास में रहा था, ठीक है। तो ये आपको इसमें बात ध्यान रखनी है। बट हम जो सस्टेन कर पा रहे हैं, जो कोर इन्फ्लेशन है, वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के प्राइस बढ़ने की वजह से, जो 4 से 5% के बीच में वैरी कर रहे हैं, ये मेटल्स, गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस के फ्लक्चुएशन की वजह से कोर इन्फ्लेशन अपने स्टेडी पेस पे रहा है। कोर इन्फ्लेशन बढ़ा नहीं, मतलब अभी देखा ना आपने 4% ±2%, मतलब 2% से 6% का ब्रैकेट, वो स्टेबलाइज इसलिए हुआ क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस इस समय इसी ब्रैकेट के बीच में रहे थे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेशन के ऊपर इफेक्ट आता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप इसके अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्रीकल्चर, द एग्रीकल्चर सेक्टर। आप जानते हैं कि भारत का एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्रीकल्चर के साथ इंडिया में जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, क्योंकि वो मॉनसून ड्रिवन है। अगर किसी साल बारिश ज़्यादा हो जाए तो भी फसल खराब हो जाती है, और किसी साल बारिश कम हो जाए तो भी फसल खराब हो जाती है। तो यहाँ पे सरकार ने क्या बोला कि हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, साथ ही साथ इनकम्स को भी फार्मर के सिक्योर करना पड़ेगा, और फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर करना पड़ेगा। देखिए, आज ऐसी भी स्थिति है लोगों के साथ
जहां वो हर मील एक फुलफिलमेंट के साथ ले पाते हैं, फुल कंप्लीट मील ले पाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको पूरे दिन भर में शायद एक बार का खाना खाने को भी नहीं मिलता। और देखिए, फूड सिक्योरिटी होना आज के बाद इसलिए भी आगे ज़रूरी है क्योंकि हमें भी नहीं पता कि आने वाले कुछ सालों के बाद क्या ऐसी कोई स्थिति ना बन जाए जहाँ पे एक्चुअली फूड क्राइसिस आ जाए, क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो धीरे धीरे सॉइल के डिप्लीशन के साथ कम हो रही है, एनवायरनमेंट की चेंज होने के साथ कम होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये भी एक फैक्टर है जो उन्होंने सर्वे में एड्रेस करा है कि हमें एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। अगर किसान सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे डिपेंडेंट है कि मैं तो सिर्फ खेती करूंगा, मैं तो सिर्फ गेहूं ही उगाऊंगा, सिर्फ मक्का ही उगाऊंगा, तो भाई अगर फसल किसी साल नहीं उग पाई तो फिर उसका नुकसान भी बहुत होगा। तो सरकार ये कह रही है कि आप अपनी फसल को, अपनी एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करो। एग्रीकल्चर सेक्टर में तो रहो, लेकिन साथ ही साथ लाइफ स्टॉक, पशुपालन और अगर पॉसिबल है तो फिशरीज में भी चले जाओ, जिससे इनकम जो है वो बढ़ सके। ठीक है, तो उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए भी गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर काम कर रही है। साथ ही साथ अलग अलग तरीके की पॉलिसी रिफॉर्म्स ला रही है। जैसे आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने बोला कि हम एथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल के अंदर 20% की। उसके लिए किसान को बोला जाएगा कि भाई आप शुगर केन और मेज़ दोनों का प्रोडक्शन करिए, क्योंकि हम आपसे खरीदेंगे और आपको उसके बदले का पैसा देंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि सिर्फ अपने प्रॉफिट में किसान ये बात सोचे कि भाई चलो अब तो मैं सिर्फ शुगर केन और मेज़ ही उगाऊंगा, बाकी क्रॉप्स नहीं उगाऊंगा, तो भाई ऐसे तो फूड सिक्योरिटी मेंटेन नहीं होगी। तो उसको कैलिब्रेट करना भी ज़रूरी है। एथेनॉल का एक्सपेंशन करना है, लेकिन जो ऑलरेडी फूड क्रॉप ग्रो हो रहा है उसको कैलिब्रेट करना भी ज़रूरी है। साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स पे भी काम करा जाए, लेकिन सब्सिडीज़ भी मॉडर्नाइज मतलब प्रॉपर वे में दी जाए। एक मॉडरेट लेवल पे फर्टिलाइजर्स की भी सब्सिडी जो है वो होनी चाहिए, जो दी भी जाती है और उसी के ऊपर सरकार काम भी करती है। क्रॉप की चॉइसेस रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि किस तरीके की मिट्टी है, कितनी वहाँ बारिश होती है, मार्केट कंडीशन क्या है, किस सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही किसी भी तरीके की फसल को वहाँ पर उगाया जाए। ठीक है, जिससे किसान की भी कमाई हो सके और हमारा ये सेक्टर भी सिक्योर हो सके। अब इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत डिफरेंट तरीके के सपोर्ट सिस्टम्स को लेकर आती है। जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन मिशन लाई, एडिबल ऑयल सीड्स पे, ऑयल पाम, कृषि विज्ञान केंद्र, FPOs को प्रमोट करना, इंश्योरेंस पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृष्ण नदी योजना, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ये सारे प्रपोजल्स गवर्नमेंट लेकर आई है जिससे वो किसान को प्रमोट कर सके। उनको इनपुट सपोर्ट के लिए भी यहाँ पे सीड, सॉइल हेल्थ कार्ड, फर्टिलाइजर सब्सिडी, क्रेडिट कार्ड स्कीम, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, फुट एंड माउथ डिजीज कंट्रोल जो लाइफ स्टॉक्स को, जानवरों को हो जाते हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना जो फिशरी से रिलेटेड है, ये सपोर्ट भी गवर्नमेंट ने दी। और उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए MSP, मनधन योजना और प्रधानमंत्री किसान, जिसमें 6,000 रुपये सालाना किसान को दिया जाता है एज अ प्रोविजन इन प्रधानमंत्री किसान योजना। ठीक है ना, तो ये हमारा एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में है। और फिर आते हैं हम सर्विसेज के पार्ट पे, द टर्शरी सेक्टर, है ना। अभी सेकेंडरी पे भी आएंगे, पहले टर्शरी को पढ़ लेते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि इंडिया का टर्शरी सेक्टर सर्विसेज शुरुआत से ही इंडिया की GDP का मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है। इनफैक्ट एक ऐसा समय जिस समय दुनिया भर में सर्विसेज सेक्टर का डिक्लाइन देखने को मिला था, इंडिया उस समय पर भी हाई प्रोविजन में था सर्विस सेक्टर को लेकर। ठीक है, तब दूसरी नेशंस के रिस्पेक्ट में भी हमारा जो ग्रोथ था अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा रहा था। पैरेलली मेजर ड्राइवर्स रहे हैं सर्विस सेक्टर के अंदर। आज भी बहुत सारा ऐसे पॉपुलेशन का बेस है जो सर्विस सेक्टर के अंदर है। 60% जो आपकी अर्बन एम्प्लॉयमेंट है वो सर्विस सेक्टर के अंदर ही है। एंड फाइनेंशियल ईयर 2026 में अगर आप देखेंगे तो ये डिफरेंट सेक्शन के अंदर इतना परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन 53% के आसपास हमें यहाँ पे देखने को मिलता ही है। सर्विसेज सेक्टर के अंदर हाई वैल्यू वो सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं दूसरे देशों को, वो क्या है? सबसे पहले सॉफ्टवेयर सर्विस जो 4.7% से 13.5% तक बढ़ चुकी है, और प्रोफेशनल और मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज
11.9 से 25.9% तक इंक्रीज हो चुकी है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे यहाँ का सर्विसिंग सेक्टर जो है वो जीडीपी के अंदर एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन यहाँ पे करता है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी अगर आप देखें तो यहाँ पे कार्गो टैरिफ, एयर कार्गो ट्रैफिक, एयर पैसेंजर हैंडलिंग और रेलवे फ्राइट्स, लगातार ये भी आप डेटा देख पाते हैं कि और इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे इस पे क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है ना, तो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी लॉजिस्टिक्स हमारे सर्विस सेक्टर में बूस्ट लेकर आ रहा है। साथ ही साथ टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म रेगुलरली हमारे यहाँ पे इस बूस्ट को हमें देखने को मिला है, भले वो डोमेस्टिक टूरिस्ट है, इंटरनेशनल टूरिस्ट का अराइवल है या फिर होटल ऑक्यूपेंसी रूट है, ठीक है। इसके अलावा मीडिया और एंटरटेनमेंट ने भी डिजिटल सेक्टर के अंदर एक बहुत लार्ज स्केल में यहाँ पे कंट्रीब्यूट करा है। रियल एस्टेट एवरी क्वार्टर बाय क्वार्टर यहाँ पर रेगुलरली अपडेट हुआ है। आईटी सेक्टर और इनोवेशन हब में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं वो 1430 से इंक्रीज होकर 1700 तक आ चुके हैं। एंड अगर हम जेन एआई स्टार्टअप्स की बात करें सो दैट हैज़ गॉन टू 890। इंडियाज टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इकोसिस्टम इज वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम्स के अंदर आते हैं जब हम विश्व में स्टार्टअप्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये आप पॉइंटर्स जरूर ध्यान रखिएगा। एंड देन वी कम टू द इंडस्ट्री, दैट इज अबाउट द सेकेंडरी सेक्टर। तो इंडिया की जो परफॉर्मेंस है, जो ग्रोथ है, रेजिलेंस है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके बारे में अगर हम लोग देखें, इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर भी अगर हम मीडियम और हाई टेक्नोलॉजी की रिस्पेक्ट में देखें, इट्स अकाउंटिंग टू 46.3%। 46.3% तक का कंट्रीब्यूशन है इंडिया के टोटल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर हम लोग देखें यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इंडस्ट्रीज जो यहाँ पे मेजरली कंट्रीब्यूट कर रही हैं, सीमेंट इंडस्ट्री, फिनिश्ड स्टील इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इनके मेजर ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। ऑटोमोबाइल्स एंड ईवी रजिस्ट्रेशंस हैव आल्सो इंक्रीज। इनकी जो एनुअल ग्रोथ रेट है इसका दैट इज 62.5% का आपका ग्रोथ रेट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जो अपने आप में ही शो करता है कि किस तेजी से इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ग्रो कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अब बहुत ध्यान दे रही है इस चीज़ पे कि कहीं ना कहीं मेजर मैन्युफैक्चरिंग की कोशिश करी जा रही है कि इंडिया में हो सके मेजरली। साथ ही साथ अगर हम लोग देखते हैं तो जो इनोवेशन इकोसिस्टम है वहां पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी इंडिया की जो रैंकिंग है वो इंप्रूव हुई है। जो रैपिड ग्रोथ है वो हमें देखने को मिल रही है स्टार्टअप्स के अंदर। पेटेंट जो एप्लीकेशंस हैं वो डबल हुए हैं 2020 से 25 के बीच में। एंड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशंस भी यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1.5 टाइम्स हो चुके हैं। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया ग्लोबली 12th नंबर पे आता है इन एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसीज एंड कल्चर, 4th इन ट्रेडमार्क, 6th इन पेटेंट एंड 7th इन इंडस्ट्रियल डिजाइन इन ग्लोबल फिलिंग्स। क्रिटिकल टेक ब्रेक थ्रू के अंदर टॉप 5 ग्लोबली इन 45 ऑफ 64 क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में। तो ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर आपके इनिशियली 8 पॉइंट्स को डिस्कस करा है जो इकोनॉमिक सर्वे में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 7 और पॉइंट्स हैं जो इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन करे गए हैं, जिसको हम लोग अपने पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। सो आई होप आपको ये सारे 8 पॉइंट्स के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि डेफिनेटली एक स्टूडेंट के लिए इतना बड़ा सर्वे पढ़ना भी इम्पॉसिबल है। और अगर मैं रेशियो की भी बात करूँ तो प्रीलिम्स में पिछले बीते इतने सालों में बहुत ज़्यादा सर्वे से क्वेश्चंस सीएसई में नहीं आते हैं। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से आप फैक्ट और फिगर्स को उठाकर अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बट अगर आप सीएसई के अलावा लाइक सीडीएस, सीएपीएफ जैसे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जैसे एग्जामिनेशंस, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो प्रीलिम से भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो जो जो चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई हैं उसको आप डिटेल में अच्छे से समझिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपके किसी भी तरीके के कोई डाउट्स हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। विल सी यू इन द पार्ट 2। ऑल द बेस्ट।